फ्रेंड्स, वेलकम टू एस के स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का हमारा टॉपिक है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? ये मानव निर्मित यह एक ऐसी गैस है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर एसी आदि में किया जाता है। किस किस में? एसी और रेफ्रिजरेटर आदि में इसका यूज किया जाता है। किसका? CFC का। जब इसका सांद्रण समताप मंडल में बढ़ता है, यानी कि समताप मंडल में जब इसका सांद्रण बढ़ जाता है, कहाँ पे? समताप मंडल में, तब यह मुक्त क्लोरीन का उत्सर्जन करती है। क्या बनाती है ये? मुक्त क्लोरीन का उत्सर्जन करती है, मुक्त क्लोरीन बनाती है, जिसके कारण ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जिसके कारण क्या है? ओजोन परत को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। किसके कारण? CFC के कारण। अगला है ओजोन। समताप मंडल में ओजोन 20 से 50 किलोमीटर के बीच एक परत बनाकर पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कितने किलोमीटर? इंपॉर्टेंट है ये। कितने किलोमीटर की लाइन है इसकी? ये 20 से 50 किलोमीटर, 20 से 50 किलोमीटर की मोटी लाइन बना करके ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से जो है पृथ्वी की रक्षा करती है। नेक्स्ट है मीथेन। इस गैस का अधिकांश भाग जैविक स्रोतों से उत्पन्न होता है। किससे होता है? जो जैविक स्रोत होते हैं हमारे, उनसे उत्पन्न होता है अधिकांश भाग। किसका? मीथेन का। चावल की खेती है, जैसे कंपोस्ट खाद के लिए निर्माण से मीथेन गैस बनती है। किससे? चावल की खेती में जो कंपोस्ट खाद होती है, जो हम यूज करते हैं उसमें डालने के लिए, तो उससे क्या बनती है? मीथेन गैस बनती है, जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ये है इम्पोर्टेंट। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कौन सी गैस? मीथेन गैस, CH4। मीथेन ग्रीन हाउस के लिए प्रभावी है। अगली है गोखुर झील। गोखुर झील क्या है? ऑक्सबो लेक नदी की वृद्धावस्था में, जो कि नदी के विसर्प ग्रीवा के कट जाने से बनती है। यानी कि जब नदी रास्ता अपना चेंज करती है, उसकी ग्रीवा से जो कट जाने के बाद जो झीलें बनती हैं, ये झीलें प्राय कैसी होती हैं? समतल भूमि तथा बाढ़ के मैदान की विशेषताएं होती हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? गोखुर झील। किससे होती है ये? नदी की वृद्धावस्था में, यानी कि जब नदी की वृद्धावस्था होती है और वो विसर्प बनाती है, उसकी विसर्प से जो ग्रीवा से जो कट जाने के बाद जो बनती है, उसको बोला जाता है गोखुर झील। किससे प्रभावित होती हैं? ज़्यादातर समतल भूमि में बाढ़ के मैदान की जो है विशेषताएं ये दिखलाती हैं। अगली है हमारी ग्रीन हाउस गैस। वायुमंडल में गैसों का ऐसा समूह जो कि सूर्य की लौटती किरणों का अवशोषण अत्यधिक मात्रा में करके पृथ्वी को तेजी से गर्म करती है। क्या करती है ये? ऐसा समूह है ये जो सूर्य की लौटती किरणों का अवशोषण करके, लौटती हुई जो किरण होती हैं सूर्य की, उनका अवशोषण कर लेती हैं, ऑब्जर्व कर लेती हैं उन किरणों को, और उसको क्या करती हैं? फिर पृथ्वी को अधिक तेजी से गर्म कर देती हैं। इसीलिए यही होती हैं। तो क्या होती है ये? ग्रीन हाउस गैस। IPCC तथा UNEP के तहत मुख्यतः 6 गैस उत्तरदायी हैं। कौन सी हैं ये? 6 गैस उत्तरदायी हैं। किसके लिए ग्रीन हाउस गैस बोली जाती हैं? ये पृथ्वी को हानि पहुंचाने के लिए 6 गैस उत्तरदायी हैं। आगे है हिमपात। जब आकाश में वायु का तापमान त्वरित गति से गिरकर, क्या है? आकाश में वायु का जो तापमान होता है वो जल्दी से गिरकर जो है हिमांक तथा 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है, यानी कि माइनस में पहुंच जाता है बिल्कुल, तो वाष्प सीधे हिमकणों में बदल जाता है। यानी कि जो वाष्प होती है हवा में, वो क्या हो जाता है? बर्फ बन जाती है उनकी भी। तो इसके नीचे गिरने की प्रक्रिया ही हिमपात कहलाती है, यानी कि उसी को क्या बोला जाता है? हिमपात बोला जाता है। नेक्स्ट है व्यापारिक पवन। एक स्थायी पवन जो उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय है, उच्च वायुदाब पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि जो उच्च वायुदाब पेटी होती है उससे नीचे की जो वायुदाब पेटी होती है उसकी तरफ प्रवाहित होती है। इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व रूप में होती है। यानी कि क्या है? इसकी दिशा कैसी होती है? उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तर पूर्वी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी दिशा जो है होती है। नेक्स्ट है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी क्या होती है? ये होती है ऐसी नदी जो वर्तमान उच्चावचीय स्वरूप के विकास के पूर्व भी विद्यमान थी और
अभी भी अपने यथावत मार्ग पर ही प्रवाहित हो रही है, यानी वो पहले भी ऐसी थी और अब भी अपने मार्ग पर ही वो प्रवाहित हो रही है, बह रही है। उदाहरण कौन कौन से हैं इसके? सिंधु है, सतलुज है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है। ये इसके उदाहरण हैं। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और यमुना, इन्हीं को बोला जाता है पूर्ववर्ती नदी। नेक्स्ट पॉइंट है दैनिक तापांतर। तो दैनिक तापांतर क्या होता है? किसी भी स्थान के किसी दिन के न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी स्थान के किसी दिन के, यानी कि सबसे नीचे का तापमान उस दिन का, सबसे न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान जो होता है उसका जो बीच में जो डिफरेंस होता है उनका, उसी को क्या बोला जाता है? दैनिक तापांतर बोला जाता है। आगे है ओसांक। ओसांक से तात्पर्य उस बिंदु से है जिस पर वायु संतृप्त होकर अधिक जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता खो देती है, यानी कि संतृप्त हो जाती है जब वायु, और जलवाष्प जो वो ग्रहण नहीं कर पाती, तो तत्पश्चात आर्द्रता छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होने लगती है, यानी कि छोटी छोटी बूंदें बनने लगती है आर्द्रता से। तो इसी को क्या बोला जाता है? ओसांक बोला जाता है। आगे है चक्रवात। साइक्लोन किसको बोला जाता है? चक्रवात अत्यधिक निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। क्या है? सबसे कम वायुदाब होता है जिस स्थान पर, वो केंद्र होते हैं चक्रवात, जिसमें हवाएं केंद्र की ओर गति करती हैं, यानी केंद्र की ओर आती जाती हैं हवाएं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी कि घड़ी की दिशा के विपरीत हो जाती है, तथा दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की दिशा की ओर हो जाती है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी की दिशा के विपरीत होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? घड़ी की दिशा की ओर होती है। इसी को क्या बोला जाता है? चक्रवात कहा जाता है। आगे है आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या अर्थ होता है? संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत में अप्रैल तथा मई माह में जो मानसून पूर्व वर्षा होती है उसे बोला जाता है आम्र वर्षा। कब? अप्रैल तथा मई से पहले जो मानसून में वर्षा होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोला जाता है। कौन सी जगह पे? ये दक्षिण पूर्वी एशिया में। यह आम के लिए लाभदायक होती है। यह वर्षा आम के लिए लाभदायक होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आम्र वर्षा बोला जाता है। नेक्स्ट है अंतःप्रवाह प्रदेश। क्या होता है ये? अंतःप्रवाह प्रदेश से तात्पर्य है उन क्षेत्रों से है जिन क्षेत्रों की नदियों का जल किसी खुले समुद्र आदि में न गिरकर विशाल जलाशयों में गिरता है, यानी कि जो बड़े जलाशय होते हैं उनमें गिरता है और समुद्र में नहीं गिरता। यूराल, नीपर, निस्टर, डैन्यूब नदियाँ इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके? यूराल है, नीपर, निस्टर, डैन्यूब नदियाँ इसके जो है प्रमुख उदाहरण हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें? समुद्र में जो है ये जल नहीं गिरता, कोई भी बड़ा जलाशय होता है उसमें ही जाकर गिरता है। इसी को क्या बोला जाता है? अंतःप्रवाह प्रदेश। आगे है उष्माद्वीप। तो किसको कहते हैं? उष्माद्वीप। हीट इज लैंड। किसी नगर के ऊपरी भाग का तापमान, कोई भी नगर है उसका ऊपरी भाग जो होता है उसका जो तापमान होता है अपने आसपास के अन्य क्षेत्रों से अधिक रहता है, यानी कि उसके जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनसे अधिक यदि किसी एक भाग में तापमान है, उष्माद्वीप कहलाता है। तो उसी को क्या बोला जाता है? उष्माद्वीप बोला जाता है। सामान्य वितरण में यह एक विलग क्षेत्रों के रूप में परिलक्षित होता है, यानी कि अलग थलग ही इसको बोला जाता है। आगे है गोंडवाना लैंड। क्या है ये? पृथ्वी का समस्त स्थलीय भाग, जो स्थलीय भाग है पृथ्वी का, कार्बोनिफेरस युग में जो है एक पिंड के रूप में था, एक पिंड के रूप में था कार्बोनिफेरस युग में। संपूर्ण भाग पेंजिया कहा जाता है। क्या कहा गया है? पेंजिया कहा गया है संपूर्ण भाग को। पेंजिया के टूटने के क्रम में उत्तरी भाग को लोरेंसिया जबकि दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया है। पहले क्या था? ये कार्बोनिफेरस युग में एक पिंड था, किसके रूप में? पेंजिया कहा गया उसको। और पेंजिया के टूटने से जो दो भाग बने इसके, ऊपर वाले भाग को क्या कहा गया? लोरेंसिया, और जबकि दक्षिण को क्या कहा गया? गोंडवाना लैंड कहा गया। आगे है गहन कृषि। यह एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें उत्तम बीज, उर्वरक, कृषि उपकरणों के द्वारा एक ही भूमि पर एक वर्ष में कई फसलों को तैयार किया जाता है, यानी कि एक ही जगह पे बहुत सारी फसलें तैयार कर ली जाती हैं। भारत, श्रीलंका, चीन, जापान आदि देशों में जो है गहन खेती का प्रचलन है। इनमें क्या है? गहन खेती की जाती है। किस किस में? भारत, श्रीलंका, चीन, जापान आदि देशों में। अगला शब्द है हमारा ग्रीनविच रेखा।
शून्य देशांतर रेखा जो ग्रेट ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। कहाँ से? रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है, ग्रीनविच रेखा कहलाती है। अन्य देशांतर रेखाओं का निर्धारण इसी रेखा से होता है, यानी कि जो भी देशांतर रेखाएं हैं वर्ल्ड की, इसी से जो है इसका निर्धारण होता है। आगे है चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है तथा ये तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, यानी कि पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो जिससे सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, यानी कुछ भाग उसका ब्लैक हो जाता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्णिमा के दिन ये होती है इसमें, तो इसी को क्या बोला जाता है? चंद्र ग्रहण बोला जाता है। आगे है दोआब। दो नदियों के मध्य स्थित जलोढ़ मैदान को दोआब कहते हैं। दो नदियां हैं, उनके बीच में जो स्थित मैदान है, जलोढ़ मैदान जो है, उसको क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। यह शब्द विशेषकर दो नदियों के संगम क्षेत्र की भूमि के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? दो नदियां हैं, उनका जो संगम क्षेत्र होता है उसी के लिए यूज हुआ है दोआब। रचना, बारी, बिष्ट आदि प्रमुख दोआब क्षेत्र हैं। कौन कौन से? रचना है, बारी, बिष्ट आदि दोआब क्षेत्र हैं। अगला है हमारा ध्रुव तारा। ब्रह्मांड में स्थित एक ऐसा तारा जो सदैव उत्तर की ओर इंगित होता है, यानी कि हमेशा उत्तर की ओर रहता है। ये उत्तरी गोलार्ध से यह प्रत्येक स्थान से उत्तर दिशा में दिखाई देता है। हर एक स्थान से कहाँ पे दिखाई देता है? ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। यह वास्तविक उत्तर को इंगित करता है। वास्तविक जो उत्तर दिशा हमारी उसको इंगित करता है ध्रुव तारा। अगला है नियतवाही पवनें। नियतवाही पवनों से तात्पर्य है ऐसी पवन जो निरंतर एक ही दिशा में चले, यानी कि एक ही दिशा में चलती रहती हैं। निरंतरवाही पवनें जो होती हैं। विषुवत रेखीय पवनें, व्यापारिक पवनें तथा ध्रुवीय पवनें नियतवाही पवनों के उदाहरण है। कौन कौन से? विषुवत रेखीय है, व्यापारिक और ध्रुवीय। तो ये सब कौन सी हैं? नियतवाही पवनें होती हैं। आगे है जेट स्ट्रीम। वायुमंडल में क्षोभ सीमा के आसपास प्रवाहित होने वाली तीव्र पश्चिमी पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं। किसके? क्षोभ सीमा के आसपास प्रवाहित होने वाली तीव्र पश्चिम जो पवनें होती हैं उनको कहते हैं जेट स्ट्रीम। यह 150 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई तथा कुछ किलोमीटर की मोटाई में 50 से 60 के वेग से जो है चलती है। किससे? 50 से 60 के वेग में चलती है। इनकी ये चाल होती है 50 से 60 और कितनी चौड़ाई में? 150 से 500 किलोमीटर की चौड़ाई में जेट स्ट्रीम। अगला है भ्रंश दरार घाटी, रिफ्ट वैली। भूतल पर हुए दरारों के कारण दो भ्रंशों के मध्य का भाग धंस जाता है, यानी कि दो हुए दरारों के जो कारण जो दो भ्रंश होते हैं दो, उनके बीच का भाग जो है नीचे चला जाता है, धंस जाता है। इसे दरार घाटी कहा जाता है। जर्डन नदी घाटी, नर्मदा ताप्ती घाटी दरार घाटी की जो है क्या है? ये उदाहरण है। दरार घाटी के ये उदाहरण है। आगे है निहारिका, नेबुला। ब्रह्मांड में धूल, गैस तथा घने तारों के समूह को निहारिका कहते हैं। धूल होती है, गैस है, जो भी घने तारे हैं उनके समूह को क्या कहा जाता है? निहारिका कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा में अनेक निहारिकाएं हैं। ये अत्यधिक तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक की होती हैं। किससे? 6000 डिग्री सेल्सियस से अधिक की होती हैं निहारिकाएं। वर्टिसाल, इस श्रेणी की मृदा वर्षा होने पर फैलती है। क्या है? वर्षा होने पर ये मृदा जो फैलती है, सूख जाने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। सूख जाने पर क्या होता है? इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इसमें कले की बहुलता होती है, काली मिट्टी इसका उदाहरण है। किसका? वर्सिटाल का कौन सा उदाहरण है? काली मिट्टी उदाहरण है। नेक्स्ट है खादर प्रदेश। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। क्या है ये? नीचा प्रदेश है। नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है इसमें। यहाँ नदियों के बाढ़ का जो पानी होता है लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है। हर साल नई मिट्टी बिछ जाती है वहाँ से। यह उपजाऊ प्रदेश होता है क्योंकि मिट्टी का जो बदलाव होता रहता है, इसीलिए यह उपजाऊ जो प्रदेश होता है। नेक्स्ट है मोनाजाइट बालू। मोनाजाइट बालू भारत में मोनाजाइट का विश्व में सबसे बड़ा संचित भंडार है। भारत में सबसे बड़ा संचित भंडार है विश्व में। कहाँ पे? भारत में मोनाजाइट का। यह केरल के तट पर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केरल के तट पर पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाएगा। केरल के तट पर पाया जाता है मोनाजाइट। मोनाजाइट से थोरियम प्राप्त किया जाता है।
क्या प्राप्त किया जाता है? थोरियम प्राप्त किया जाता है मोनाजाइट से। नेक्स्ट है टोडा। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे? तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति प्रमुख रूप से पशुचारण का कार्य करती है, पशुओं को चराने का कार्य करती है ये जनजाति। आगे है काजीरंगा। यह असम में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे? असम में स्थित है राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे अथवा हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है नार्वेस्टर। नार्वेस्टर क्या है? गर्मियों में अप्रैल मई महीने में शुष्क एवं उष्ण स्थानीय पवनों के आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से प्रचंड स्थानीय तूफान जिनसे वर्षा तथा ओले पड़ते हैं। कैसे कैसे बनती है ये? शुष्क उष्ण स्थानीय पवनों के आर्द्र समुद्री पवनों के मिलने से बनती है ये। तो इसे क्या कहा जाता है? तूफान। और ये जो इससे आते हैं वर्षा और ओले पड़ते हैं इससे, इन्हें पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर या काल वैसाखी कहा जाता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में कहा जाता है नार्वेस्टर या काल वैसाखी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ग्लोब पर 180 देशांतर के लगभग साथ साथ काल्पनिक रूप से निर्धारित की गई एक रेखा जो प्रशांत महासागर के जलीय भाग से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से जो ये जलीय भाग से गुजरती है। इस तिथि रेखा के दोनों तरफ 24 घंटे का अंतर होता है। दोनों तरफ कितना अंतर होता है? 24 घंटे का। अगला हमारा पॉइंट है अशुभ अक्षांश। 35 से जो है 35 अक्षांश वाली उच्च वायुमंडलीय दबाव की शांत पेटी। क्या है? उच्च वायुमंडलीय दबाव की शांत पेटी। कितने से कितने तक इसका अक्षांश? 30 से 35 डिग्री। सूर्य के साथ खिसकती रहती है। सूर्य के साथ ही क्या है? चलती रहती है, खिसकती रहती है। अशुभ अक्षांश कहलाती है। इस भाग में प्रति चक्रवातीय हवाएं चलती हैं। कैसी चलती हैं? प्रति चक्रवातीय हवाएं चलती हैं इस भाग में। कौन से में? अशुभ अक्षांश में। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाने वाले असंख्य छोटे छोटे तारा समूह को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये ग्रह अन्य ग्रहों की तुलना में क्या है? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अन्य ग्रहों की तरह ही ये क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं ये? मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। अल नीनो। अल नीनो क्या है? अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट से उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म समुद्री धारा है। गर्म समुद्री धारा है। कहाँ से कहाँ बहने वाली? उत्तर से दक्षिण की दिशा में प्रवाहित होने वाली, जो हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित करके 30 से 36 दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती है। किससे? 30 से 36 दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती है। अल नीनो के कारण सागर में स्थित मछलियों के आधारभूत आहार प्लैंकटन की कमी के कारण मछलियां मरने लगती हैं। प्लैंकटन जो होता है उसकी कमी के कारण क्या होता है? मछलियां मरने लगती हैं। ये धारा मानसून को भी प्रभावित करती है। किसको? मानसून को भी प्रभावित करती है। कौन सी? अल नीनो। नेक्स्ट है अवरोही पवन। ऐसी पवनें जो रात्रि में ठंडी होकर पर्वतीय ढालों के नीचे घाटी की ओर प्रवाहित होती हैं। कहाँ पर? ऐसी पवनें हैं जो रात के समय में ठंडी हो जाती हैं और फिर पर्वतीय जो ढाल होते हैं उनके नीचे की घाटी की ओर जो क्या होती हैं? ये प्रवाहित होती हैं, नीचे की ओर जाती हैं। अवरोही पवन कहलाती हैं। इसे पर्वतीय पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पर्वतीय पवन भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।